Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 1st, The Rise of Nationalism in Europe. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें 1830 से लेके 1848 तक यूरोप के अंदर जो अलग अलग देशों में रेवोल्यूशंस हुए उनके बारे में हमने स्टडी किया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अपराइजिंग इन ग्रीस। ग्रीस हैड बीन ए पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था 15th सेंचुरी से, यानी कि 15वीं शताब्दी से ही ग्रीस पर ऑटोमन साम्राज्य ने अपना कब्जा किया हुआ था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence amongst the Greek which began in 1821। तो यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़क रही थी, जो घटनाएं यूरोप के बाकी हिस्सों में हो रही थी, उसी से प्रेरणा लेकर ग्रीक जो लोग थे ग्रीक के, उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की और ये शुरू हुई 1821 में। Nationalists in Greece got support from other Greek living in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for the ancient Greek culture। तो आज़ादी की ये जो लड़ाई ग्रीक में शुरू हुई, इसमें ग्रीक में रहने वाले जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया और इस लड़ाई में ग्रीक के वो लोग जिन्हें ग्रीस से देश निकाला दिया गया था, उन्होंने भी इसमें साथ दिया। इसके अलावा बहुत सारे जो वेस्ट यूरोपियन देश थे जिन्हें ग्रीक के एंशंट कल्चर से सिंपैथी थी, उन्होंने भी ग्रीक की इस लड़ाई में मदद की, उनका साथ दिया। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। कवि और कलाकारों ने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल के तौर पर उसको नामांकित किया, यानी कि यूरोपियन देशों में जो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई वो ग्रीस से ही हुई। और साथ ही साथ इन कवियों ने, कलाकारों ने लोगों की राय तैयार की ताकि दुनिया भर जो यूरोपियन देश हैं वो सब मिलकर ग्रीस की एक मुस्लिम साम्राज्य से आज़ादी में मदद करें। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरोन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। यहाँ पर एक इंग्लिश पोएट हैं लॉर्ड बैरोन, इन्होंने ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया और लड़ाई में हिस्सा भी लिया। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। यहीं पर इनकी 1824 में बुखार की वजह से मृत्यु हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और फाइनली ग्रीस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में एक समझौता हुआ जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना गया। ये समझौता हुआ 1832 में और इस समझौते के बाद ग्रीस को ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी मिल गई और ग्रीस एक स्वतंत्र देश बन गया। रोल ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन इन नेशनल फीलिंग। दो वार and territorial expansion played a major role in arousing the feeling of nationalism, but culture, art, poetry, stories, music and language also played their role। हालांकि जो लड़ाइयाँ थी और क्षेत्र का जो विस्तार था, इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को, भावना को बढ़ाने में मदद की। उसके साथ साथ कल्चर, संस्कृति, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, इन सब चीज़ों ने भी अपनी अपनी भूमिका निभाई। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कल्चर इन अराउजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट। तो इन सब चीज़ों ने कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में मदद की है, उसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है रोमांटिसिज्म की।
रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists were against the glorification of reason and science but focused on emotion, institution and mystical feeling. ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं ये रीजन और साइंस के पक्ष में नहीं थे, इनको बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि इनके स्थान पर इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पर जोर दिया करते थे. दे वांटेड टू शेयर ए कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चरल पास्ट एट द बेसिस ऑफ द नेशन. तो इनके हिसाब से जो राष्ट्र का आधार था वो था एक कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट. जोहन गॉटफ्रेड वाज वन ऑफ द फेमस रोमांटिक जर्मन फिलोसफर. यहाँ पे जोहन गॉटफ्रेड के बारे में दिया हुआ है. ये एक रोमांटिक जर्मन फिलोसफर थे हु क्लेम डैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल. और इनका मानना था कि अगर हमें वास्तविक जर्मन संस्कृति को खोजना है तो वो कॉमन पीपल में, आम जन में मिलेगा. डास वॉल्क. रोमांटिक फिलोसफर वांटेड टू क्रिएट ए ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म थ्रू फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री एंड फोल्क डांस. तो जितने भी रोमांटिक फिलोसफर हैं वो राष्ट्रवाद की भावना को जो शुरू करना चाहते हैं, वास्तविक राष्ट्रवाद पैदा करना चाहते थे, उसके लिए वो फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांस, जो लोकल सॉन्ग, पोएट्री और डांसेस हैं, उनके माध्यम से ऐसा करना चाहते थे. सो अकॉर्डिंग टू देम collecting and recording this form of folk culture was essential for nation building. तो इसीलिए उनके अनुसार इन लोकल फोल्क डांस, सॉन्ग और पोइट्री को कलेक्ट करना, उनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो चुका था ताकि राष्ट्र का निर्माण किया जा सके. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient nationalist spirit but also to carry the modern nationalist message to a large audience who was mostly illiterate. तो इन्होंने जो जोर दिया वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर दिया और इन्हीं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में फोक लॉर्ड्स कलेक्ट किए गए. इसका उद्देश्य न सिर्फ प्राचीन राष्ट्रीय स्पिरिट को पैदा करना था, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रवाद के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो इलिटरेट थे. दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड. और इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दी है पोलैंड की. स्टोरी ऑफ पोलैंड. After years of political and territorial struggle, Poland ceased to exist as a political entity in 1795. The Polish state finally succumbed to its stronger neighbor Russia, Persia and Austria and was erased from the map. तो 1795 तक पोलैंड दुनिया के नक्शे पर दिखाई देता था, लेकिन पोलैंड के जो पड़ोसी ताकतवर देश थे, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने धीरे धीरे करके पोलैंड पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और पोलैंड को पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिटा दिया. बट पोलैंड सर्वाइव्ड एज ए नेशन एंड नेशनलिज्म बिगैन टू डेवलप एंड ग्रो अक्रॉस. इतना सब कुछ होने के बाद भी पोलैंड एक राष्ट्र के तौर पर जिंदा रहा और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाता रहा. यूरोप ड्यूरिंग द अर्ली 19th century, the stateless Poles began to glorify their past to stress the value of their homeland and culture. जो अपना देश खो चुके थे पोलैंड के वासी, उन्होंने अपने इतिहास को ग्लोरीफाई करना, प्रसिद्ध करना शुरू किया. पोलिश लैंग्वेज, कल्चर, म्यूजिक एक्सेट्रा बिकेम रैलिंग पॉइंट. तो उनकी जो भाषा थी, उनकी जो संस्कृति थी और जो संगीत आदि पोलैंड का था, ये मेन थीम बना जिनके माध्यम से उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और लोगों को इकट्ठा करने के लिए और
जिन देशों ने उनको गुलाम बना रखा है, उन पर अधिकार कर रखा है, उनका विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया। मैनी पोलैंड बिगेन टू एम्ब्रेस द कंसेप्ट ऑफ रोमांटिज्म। बहुत सारे जो पोलैंड वासी थे उन्होंने रोमांटिज्म का यूज़ करना शुरू किया। ए कैरोल क्रोपनिस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू इस ओपेरा एंड म्यूजिक। तो यहाँ पर एक नाम दिया है कैरोल क्रोपनिस्की, और ये एक रोमांटिज्म आर्टिस्ट था, और इसने देश में जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया वो था ओपेरा और म्यूजिक। टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। तो पोलैंड के अंदर जो वहाँ का लोकल फोल्क डांस हुआ करता था, जैसे पोलोनाइज और मजूरका, इसे एक राष्ट्रीय प्रतीक में कन्वर्ट किया, इनको देश की आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.